विभिन्न थानों में 41 नक्सली मामले हैं दर्ज। खबरों को विस्तार से देखते हैं तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नेशनल हेल्थ मिशन परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिससे कि दूर दूर से पेपर देने आए नाराज परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। इस मामले में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। ग्वालियर में नेशनल हेल्थ मिशन परीक्षा का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिससे दूर दूर से पेपर देने आए नाराज परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। सर, मैं बालाघाट से आई हूँ। मेरा नाम मालती धुर्वे है। मैं 1500 किलोमीटर दूर से आई हूँ सर। बहुत मुश्किल से आई हूँ सर। एक्चुअली मेरे घर में मेरे पापा की 4 तारीख एक्सपायर भी हो गया सर। फिर भी मैं बड़ी दिक्कत के साथ ग्वालियर आई सर, और यहाँ पर सेंटर ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी सर। और फिर यहाँ आने के बाद पता चला, सेंटर में बैठाने के बाद पता चला कि लीक हो गया, तो बहुत दुख हुआ सर। वहीं भोपाल में भी पेपर लीक होने के बाद परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। शहर के कई सेंटर्स पर कंप्यूटर में तकनीकी खामी का हवाला देते हुए परीक्षार्थियों को बाहर कर दिया गया, जिससे नाराज परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया और सैम कॉलेज के बाहर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा भी किया। बार-बार लीक क्यों हो रहा? ये बच्चे लोग तो लीक नहीं करते ना। हम लोग इतनी दूर से आए हैं। बोलो हमारी यही निकल जाएगी, फिर क्या करूँगी? मेरा निवेदन यही है, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यही है कि मॉर्निंग में जो पेपर लीक हुआ है वो टीचरों की वजह से ही हुआ, ना कि कोई स्टूडेंट की वजह से हुआ। तो ये स्टूडेंट की वजह से, और यही लोग पेपर लीक करते हैं, तो ये स्टूडेंटों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? इतनी दूर दूर से स्टूडेंट आए, वो मॉर्निंग में नोटिस निकल चुका है, वो नोटिस हमको सेंटर में क्यों बता रहे हैं? और हमको सेंटर से बाहर निकल के वो कॉलेज का दरवाजा बंद करके फिर बाद में नोटिस बता रहे हैं। नर्सिंग पेपर लीक मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, प्रदेश में माफिया और सरकार के बीच गठजोड़ है। बच्चों के जो पैसे खर्च हुए हैं उसे सरकार वापस करे। साथ ही रद्द की गई परीक्षा 1 महीने के अंदर करवाने की मांग की गई है। पूरी तरह से असफल हो चुकी है। कई वर्षों के बाद आज 2500 नर्सिंग के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। पदों के लिए 50 से 60,000 विद्यार्थी बैठे थे। उत्तर प्रदेश और यहाँ के लोगों ने साठ काट करके माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया, जिससे पूरे प्रदेश की परीक्षा निरस्त हो गई। सरकार न तो कंट्रोल है शिवराज सिंह का, और न माफिया रोक पा रहे हैं, क्योंकि माफियाओं को संरक्षण पूरी तरह से सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। हजारों रुपए खर्च करके अलग अलग एग्जाम सेंटर पहुंचे थे, वो सब निराश है। हमारी मांग है शिवराज सिंह से कि तत्काल जिनका जो क्षति हुई है बच्चों की, उनको क्षतिपूर्ति दें, जो खर्चा हुआ वो दें, और आगे 1 महीने के अंदर तत्काल दोबारा परीक्षा कराएं, ताकि नर्सिंग परीक्षा के लिए बैठे छात्रों को रोजगार मिल सके। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप भी लगाया। सबसे पहले तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किसी भी माफिया के विरुद्ध, चाहे वह पेपर लीक करने वाला माफिया क्यों नहीं हो। जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा, और इतना सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में इस तरह की जुर्रत भी टूटे। बाकी कांग्रेस के आरोप तो सदैव निराधार होते हैं। जो पार्टी इतनी तुरंत कार्रवाई की पक्षधर रहती है, जिसकी सरकार किसी अपराधी को बचने नहीं देती है, उसके मंतव्य और गंतव्य दोनों स्पष्ट हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्वालियर के स्थानीय सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है। गिरोह के सदस्यों ने 15 लाख रुपए में भर्ती परीक्षा के पेपर का सौदा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर एनएचएम पेपर लीक कांड पर आई सफाई। एनएचएम डायरेक्टर प्रियंका दास ने सफाई दी है। प्रियंका दास ने आउटसोर्स एजेंसी पर ठीकरा फोड़ा। आउटसोर्स एजेंसी ने परीक्षा आयोजित कराई। प्रियंका दास का यह कहना है परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी आउटसोर्स एजेंसी की ही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक की जानकारी एजेंसी देगी, प्रियंका दास ने कहा है, और परीक्षा को फिर से हम आयोजित कराएंगे, ये प्रियंका दास का कहना है।
इसमें अभी जांच की जाएगी और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बेसिस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि कैसे हुआ है ये? मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि परीक्षा आयोजन का पूरा जिम्मा जो है वो एजेंसी के ऊपर है। पेपर सेटिंग से लेके रोल नंबर देने का और केंद्र निर्धारण का सभी कुछ एजेंसी करती है, इसलिए एजेंसी जो है वो आपको डिटेल्ड प्रेस ब्रीफ देगी। इधर शिवराज सरकार ने चुनावी साल में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया। अब मध्य प्रदेश में विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल पाएगी। इस फैसले पर कैबिनेट की तरफ से मुहर लग गई है। इसके अलावा भी शिवराज सरकार ने अन्य कई अहम फैसले लिए। चुनावी साल में एमपी सरकार ने बेटियों को एक बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लग गई है। राज्य में अब विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। पहले सरकारी अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद बेटे को ही अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती थी। अब इस नए फैसले के बाद बेटियों को भी अधिकार दे दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ये जानकारी दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता बेटों के साथ मृतक अधिकारी कर्मचारी की बेटी को भी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, उसकी एक वृहद योजना को मूर्त रूप देंगे और ये जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में शुरू होगी। इसके अलावा भी शिवराज सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। श्रद्धा मालवीय की अनुकंपा के प्रस्ताव पर बनी पॉलिसी। स्वराज नीति 2023 को मिली मंजूरी। स्टेट डाटा सेंटर का होगा विस्तार। डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप होगी। मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदान योजना को मंजूरी। नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के 37 पदों को मंजूरी। पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी। हाई कोर्ट परीक्षा सेल में 20 नए पद। वहीं दबंगई और माफिया द्वारा गलत तरीके से जिन जमीनों पर कब्जा किया गया था उन जमीनों पर गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे। स्वराज नीति 2023 की तरफ से ये फैसला शिवराज सरकार ने लिया है। ये योजना मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में लागू की जाएगी। कैबिनेट की बैठक ने उस नीति को अनुमोदित किया है, स्वराज नीति 2023, जिसके माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि वो शासकीय जमीन जो ऐसे लोगों से अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है उनको उनके ऊपर क्रॉस सब्सिडी पॉलिसी के अंतर्गत मकान बनाकर लगभग मुफ्त के दाम में गरीबों को दिए जाएंगे। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट एक्शन में है। इसी कड़ी में कैबिनेट ने प्रदेश में विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में छतरपुर के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब खबर यह है कि 13 फरवरी को एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बागेश्वर धाम के दरबार पहुंचने वाले हैं। कमलनाथ के इस दौरे को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। चुनावी साल में सियासत में उबाल आया है। कांग्रेस में मचे बवाल पर सीएम शिवराज का सवाल भी आया है। बोले मुख्यमंत्री कि कांग्रेस ने अभियान हाथ से हाथ जोड़ो चलाया था, लेकिन अब कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान चल रहा है। कहावत में कांग्रेस का हाल भी बता दिया। बोले सीएम, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट। अभियान तो चलाया था, क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन अब अभियान चल रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। एक के बाद एक नेता अब आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं वो आगे हैं, उनके पीछे कौन है, क्यों है, अब ये तो कमलनाथ सोचें कि वो
स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कमलनाथ को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने 2018 की याद दिलाई। बीजेपी को दुष्प्रचार करने वाली पार्टी भी करार दे दिया। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के चेहरे पर कांग्रेस के अंदर उठे सवालों पर कमलनाथ को सीएम पद का स्वाभाविक उम्मीदवार भी बताया। पूरी पार्टी एकजुट है। पूरी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है कि पूरे चुनाव पर और वर्तमान वातावरण पर एक मनोवैज्ञानिक विपरीत प्रभाव डालने के लिए दुष्प्रचार है। कहीं से भी पूरी पार्टी में कोई खरोंच भी नहीं है। इधर सियासी बवाल हो रहा था, उधर नेताओं ने धार्मिक राह पकड़ ली। खबर आई कि कमलनाथ 13 फरवरी को बागेश्वर धाम जाएंगे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करेंगे। खबरें तो ये भी हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इधर कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने की खबर पर बोले बीजेपी मीडिया विभाग के अध्यक्ष लोकेंद्र पाराशर कि कांग्रेसियों की बागेश्वर धाम के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी के लिए कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। 13 तारीख को कमलनाथ जी का कार्यक्रम बन रहा है पन्ना जिले के अजयगढ़ में, और बागेश्वर धाम भी जाएंगे। वहां पर बागेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। कमलनाथ जी हमेशा धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। उनके नेताओं ने बागेश्वर महाराज को लेकर अनर्गल जो टिप्पणियां की हैं, जो अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया है, उसके लिए वे बागेश्वर धाम पे बैठकर माफी मांगें। पूरे प्रदेश से कहें कि मेरे लोगों ने गलत काम किया है, वरना ये माना जाएगा कि चुनाव सामने आ गया तो आप जो हमारे गृह मंत्री जी ने उनके लिए अच्छा कहा है, कांग्रेस के लोगों के लिए कि इच्छाधारी हिंदू है, तो ये माना जाएगा कि इच्छाधारी हिंदू के कारण ये चुनाव आते आते मंदिरों की सैर करने लगे। इनके लिए मंदिर एक पर्यटन हो सकता है, चुनावी श्रद्धा का केंद्र नहीं हो सकता, यही माना जाएगा। हालांकि सियासत चुनौती और सवालों से विचलित नहीं होती। कमलनाथ भी सॉफ्ट हिंदुत्व के दम पर बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व को चुनौती देने पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो बीजेपी कमलनाथ पर उठे सवालों पर चुटकी भी लेती है और हिंदुत्व पर पकड़ भी मजबूत रखना चाहती है। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी के मुरैना जिले में अपनों से नाराज एक मुस्लिम व्यक्ति कथित रूप से हिंदू बनना चाहता है। पीड़ित यूसुफ खान मंदिर के लिए अपना मकान दान देना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो धर्म बदलकर मंदिर के निर्माण के लिए भी सहयोग करेंगे। उन्होंने ये फैसला अपने ही समाज से के लोगों से नाराज होकर लिया है। मुरैना जिले के यूसुफ खान हैं, जो अपने ही समुदाय के लोगों से इस कदर पीड़ित हैं कि अब उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का ठान लिया। यूसुफ का कहना है कि मैं 20 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किया था, उसी समय से हमारे समुदाय के लोग मुझसे नाराज हैं। किस तरीके से मन बदल रहे हैं? मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ साहब, मैंने सबसे पहले 30 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किए, तभी से मैं परेशान हो रहा हूँ पार्टी की वजह से। जब से मुझसे नफरत करने लगा है इस पार्टी में कैसे हो गया। तो मूल विवाद क्या है? क्या जब आपके मकान को लेकर क्या? हम मकान के बाद पहले पार्टी से भी नाराज हो गए, मैं मकान पे हावी हो गए कि पार्टी में चला गया तो ये मकान पे कुछ कर देगा, मकान पे मंदिर अंदर ना बना, इनकी नीयत से खराब हो गई। अब मैं तो मेरे मकान को विधिवत परमिशन लेके बना रहा हूँ। 2 साल से मेरे मकान को तोड़ रहे हैं। मैंने सब जगह एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर सब जगह रिपोर्ट दे दी, पूरी प्राप्ति हैंगी। 70 साल से मकान का टैक्स भी दे रहा हूँ साहब। अभी मुख्यमंत्री जी ने मुझे भूस्वामित्व दे दिया, जिसकी मैं 10,500 की रसीद जमीन की कटा ली। सरकारी जमीन पे मेरा मकान है तो इसकी मेरे भूस्वामी मालिकाना हक दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं परमिशन लेके बना रहा था तो अब मुझे बनाने नहीं दें और एकदम मेरे को जुमा की नमाज पढ़ के और मेरे मकान पे अल्लाह अकबर के नारे। यूसुफ ने अपने समाज के लोगों पर मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। एक जमीन को लेकर पुराने विवाद के चलते मकान को ढहाने की भी बात सामने आई है। सहयोग नहीं मिलने और अपने ही समाज से प्रताड़ित होने की बात कहते हुए यूसुफ ने अब हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। अब ये लड़ेंगे, अब हम हिंदू बन के लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मुसलमान भाई कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया। कोई दूसरे जिले से भी कोई नहीं आएगा, जैसा कदम मत उठाओ का कहते अचानक अब ये ज़मीन नहीं रखी रह जाएगी। लेकिन इन्होंने हमारी आखिरत खराब की, जवाब इनको भी देना पड़ेगा। कोई भी धर्म नहीं बताता कि मिलजुल के रहो, लेकिन इन्होंने तो कट्टरपंथी कर लिया। यूपी से आके इन्होंने यहाँ कुछ आ गए हैं लोग, तो उन्होंने मदरसा कब्रिस्तान में खोल लिया, तो उन्होंने पूरी कट्टरपंथी मोहल्ले में फैला दिए। तो जो कट्टरपंथी हो गए तो हमको जीने नहीं दे रहे हैं।
वहीं यूसुफ की पत्नी भी इन कट्टरपंथियों से परेशान है। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं हिंदू बन जाऊंगी, घर में मंदिर बनवा लूंगी, लेकिन अपना जमीन मस्जिद के लिए नहीं दूंगी। ये लोग हमारे बच्चों को मारते हैं। मैं हिंदू बन जाऊंगी, अपने घर पे मंदिर बनवा लूंगी, मगर अब मस्जिद को नहीं देंगे सर। हमें बहुत परेशान करवा दिया, मेरे बच्चों को मारने की धमकी देते हो, मार भी जाते। मैं एक कमरे में मैं अपने बच्चों को लेके दुख गई और ये कमरा खुला रह गया है, पत्थर मार रहा है, कुछ मार रहा है कि आवाज़ मारने में बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मैं मंदिर बनवा देंगे, हिंदू धर्म अपना लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हिंदू भाई मेरी बहुत मदद करते हैं। यूसुफ के पुश्तैनी मकान को लेकर मस्जिद के साथ विवाद चल रहा है। यूसुफ खान का कहना है कि उनका मकान 2 बार तोड़ा जा चुका है। साथ ही यूसुफ ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से भी की थी, लेकिन किसी तरह का हल नहीं निकला। मुरैना के जोरा का ये परिवार है जो कट्टरपंथियों की सोच को लेकर परेशान है, अपनी जमीन को लेकर परेशान है। और इस परिवार का कहना है कि यदि उनकी मदद नहीं की जाती है, यदि उन पर इसी तरीके का दबाव बनाया जाता है तो धर्म बदलकर हिंदू बन जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर एमपी में विकास यात्रा के दौरान कबीर वार्ड झुंडा सिवनी के सीएम राइज विद्यालय में स्कूली बच्चों के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में सुनाई गई कविता पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर सियासत करने के आरोप लगाए। गांधी फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि अकबर महान। तो एमपी में बीजेपी की विकास यात्रा में एक स्कूली बच्चे ने बापू पर आपत्तिजनक कविता पढ़ी है। इस मौके पर सीएम राइज स्कूल के मंच पर सिवनी के बीजेपी विधायक दिनेश राय, मुनमुन सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। गांधी पर कविता सुन बीजेपी नेताओं ने जमकर तालियां बजाई और बच्चे को शाबाशी दी, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बीजेपी का यह एजेंडा है। दरअसल बीजेपी ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया था, जो उन पर काला धब्बा लगा है, इसीलिए ये लोग अपना काला धब्बा मिटाने के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है कि पहले पंडित नेहरू को बुलाओ, पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बुलाओ। गुजरात के हैं महात्मा गांधी, इसलिए प्रधानमंत्री जी और गुजरात के लोग उनकी कदर कर रहे हैं कि गुजरात में कहीं मैसेज गलत न चला जाए। बाकी इनकी मनस्थिति यही है कि महात्मा गांधी के खिलाफ। ये सब वजह यह है कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया, अंग्रेजों का साथ दिया, तो वो जो काला धब्बा इन पे लगा हुआ है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि महात्मा गांधी के विचार के सबसे बड़ा अनुयायी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रहे हैं। जिनके हिस्से में रात आई है, उनके हिस्से में चांद भी तो आया होगा। अब एक विचार है और उस विचार के सबसे बड़े प्रवर्तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे हैं। जब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधी जी के बारे में अपना सम्मान और अपना भावना स्पष्ट किया, तो मुझे लगता है कि अब इसके अलावा कहने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक वो कविता का विषय है, वो किसी बच्ची के द्वारा पढ़ी गई, बाकी उसका ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक से लेना देना है, ना विकास यात्रा से लेना। वायरल वीडियो 5 फरवरी को विकास यात्रा के प्रथम दिन के समापन कार्यक्रम का बताया जा रहा है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते झूले थे, जिसमें एक स्कूली बच्चा महात्मा गांधी को लेकर एक अपमानजनक कविता पाठ कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अहिंसा के पुजारी बापू के अपमान पर अब सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट की ओर से राज्यपाल को जारी नोटिस पर राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग तेज है। बीजेपी जहां कांग्रेस को आरक्षण पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस कहती है कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल सवाल नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। प्रदेश की दोनों प्रमुख सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और एक दूसरे को आरक्षण विरोधी बताने में जुटी हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका पर आरक्षण संशोधन विधेयक रोके जाने पर राजभवन को नोटिस भेजा है। वहीं नोटिस जारी होने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि भूपेश बघेल जी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वाली है। आरक्षण देने का काम हमने किया। हमने विधानसभा में पूरा समर्थन किया। राजभवन जो आरक्षण पर जानकारी मांग रहा है वो राज्य सरकार देने से भाग रही है और आरक्षण पर प्रदेश सरकार राजनीति करना बंद कर दे। हम आरक्षण के पक्षधर हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को जल्द आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, भूपेश बघेल जी आरक्षण के मामले में लगातार राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। 58% बढ़ाकर हमने किया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से 32% हमने बढ़ाया, वो घटा आपकी कारण। और इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का नाटक आपने किया, अपने ही कार्यकर्ताओं को भेजकर उस पर स्थगन करवाया। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वाली है। आरक्षण देने का काम हमने किया। हमने विधानसभा में पूरा समर्थन किया। आज राजभवन जो जानकारी उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मांग रहे हैं, राज्य सरकार वो देने से भाग रही है और आरक्षण के नाम पर भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी राजनीति बंद करे। हम आरक्षण के पक्षधर हैं। आरक्षण छत्तीसगढ़ के लोगों को शीघ्र मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल सवाल नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने इसी बात को नोटिस में लिया। साथ ही कहा, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमें जीत मिलेगी। देखिए, यही बात तो हम कहते रहे थे, इसीलिए तो कोर्ट भी गए कि राज्य विधानसभा जो पारित बिल है उसके मामले में राज्यपाल राज्य सरकार से सवाल नहीं कर सकती, उसको ये अधिकार नहीं है। तो उसे नोटिस में लिया गया। न्यायालय का मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पे। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न करने के मामले को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके को जारी नोटिस पर राजनीतिक टकराव बढ़ चुका है। बीजेपी इस मामले में प्रदेश सरकार पर राजभवन को जानकारी नहीं देने के आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल सवाल नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।